हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 4 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 10th की है और आज की वर्कशीट हमारी जो पहली है वह है सामाजिक ज्ञान यानी कि SST की। यहाँ पे बच्चों आप अपना नाम और यहाँ पे आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। टॉपिक है बच्चों सत्ता में साझेदारी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये वर्कशीट समझाऊंगी, उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा है। लोकतंत्र क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, इन लोगों से। ठीक है। संसार में बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेते हैं। बेटा यहाँ पे बोल रखा है कि जो सत्ता है बेटा, उसमें साझेदारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोकतंत्र के लिए। अब बात की गई है कि भाई किस तरीके से सत्ता में साझेदारी रहेगी। बोल रखा है जो संसार है उसमें जो बहुधा समाज है बेटा, वो जाति, रंग, भाषा इसके आधार पे बटे हुए हैं। अब बटे हुए हैं तो कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनको सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। इसको समझाने के लिए यहाँ पे हमें बेल्जियम का एक उदाहरण दिया गया है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी ही अधिक होगी। इसमें छोटे से देश में समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है। यहाँ पे कह रखा है बेटा, बेल्जियम की बात की गई है। बोला गया एक छोटा सा देश है जिसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब देखने में तो ये छोटा है, आबादी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे जो जातीय बुनावट है समाज की वह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यानी कि बहुत ज़्यादा जटिल है। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिंग क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है और 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। तो मतलब आप सिंपल सी बात है बच्चों देख लो, आधी से ज़्यादा जो आबादी है, लगभग 60% जो आबादी है वो फ्लेमिश में रहती है और डच भाषा बोलती है। और जो बाकी बच गए, लगभग 40 जो लोग बच गए हैं, वो क्या पढ़ते हैं, वो बच्चों 40% जो आबादी है वे वेलोनिया में रहती है और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। मतलब 2 अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदाय आ गए। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषा की है और 20% डच की है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिए, राजधानी यानी कि कैपिटल की बात की गई है। जैसे दिल्ली की भारत की कैपिटल दिल्ली है ना, वैसे ही बात करी है हमने बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स की। यहाँ पे जो 80% पॉपुलेशन है बच्चों, वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और जो 20% है वो डच। तो ज़्यादा जो बोलने वाली भाषा है वो फ्रेंच वाली हो गई। तो ज़्यादा ताकतवर लोग कौन से होंगे, जो ज़्यादा है, जो ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ताकतवर है, तो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर लोग हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को स्थिति से नाराज़गी थी। अब धीरे धीरे, पहले तो चलो जो कमज़ोर है वो कमज़ोर रहता चला गया, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, सबको पढ़ाई लिखाई, सबको एजुकेशन मिली एंड धीरे धीरे जो डच भाषी लोग थे यानी कि जो 20% लोग थे उनको दिक्कतें होने लगी। दिक्कत क्यों होने लगी, क्योंकि उनको समान अधिकार नहीं मिलता था। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब बेटा 80% जो फ्रेंच के लोग थे और जो 20% जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे, दोनों के बीच में तनाव बढ़ने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। मतलब एक तरीके से डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक में थे। अब बेटा क्या बोल रखा है कि एक जगह, पहले पूरी की पूरी बेल्जियम की बात कर रखी है, तो वहाँ बोल रखा है कि जो डच भाषा के जो लोग थे बेटा वो बहुमत में थे, लेकिन जो ब्रुसेल्स में बात करते हैं वहाँ 20% में ही थे, तो अल्पमत थे। अब बच्चों अल्पमत का मतलब क्या होता है, कम नंबर में। जैसे कि 100 है तो 100 में से बच्चों 80 तो क्या हो गया, 80 और 20 ज़्यादा क्या है, जो 80 है बेटा वो ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे बहुमत। और 20 80 की तुलना में बहुत कम है तो इसको हम बोलेंगे अल्पमत। तो जो बहुमत में है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, किस में, अल्पमत से।
और जो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा ताकतवर है वो दूसरे को क्या करता है, अच्छे तरीके से नहीं रखता। इस वजह से तनाव की स्थिति थी वहाँ पे। अब जैसा कि बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको बेल्जियम का एक मैप भी दिखा रखा है। यहाँ पे जो लाल रंग आप देख रहे हैं वो ब्रसेल्स यानी कि उसकी राजधानी भी दे रखी है। आपको 2 ग्राफ भी दे रखे हैं बेटा। यहाँ पे बता रखा है आपको, यहाँ पे आपका सिंपली बेल्जियम के बारे में बात हो रखी है कि 59 जो डच स्पीकर्स हैं और 40% जर्मन स्पीकर्स हैं, और जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, और जो 1% रह गए वो जर्मन स्पीकर्स हैं। तो यहाँ पे बहुमत में क्या हुआ, बहुमत मतलब ज़्यादा डच बोलने वाले ज़्यादा है, और अल्पमत में क्या हुआ, फ्रेंच वाले। अब हम ब्रसेल्स की बात करते हैं जो कि राजधानी है इसकी। यहाँ पे डच बोलने वाले लोग क्या हैं, 20% है। तो बच्चों कम है तो क्या हुआ, अल्पमत या बहुमत, अल्पमत। और फ्रेंच बोलने वाले 80% हैं, तो मतलब वो क्या हो गया, वो बहुमत में हो गया। अब अगर बराबर बराबर रहे तो फिर दिक्कत नहीं होती, बट अगर ये 20% कम है मतलब अल्पमत में है, तो बहुमत वाले क्या हो जाएंगे, इन पे तरीके से हावी हो जाएंगे। इसी वजह से तनाव उत्पन्न होता है। तो चलिए आगे क्या हुआ बेटा, इस वजह से दिक्कतें आ रही थी। 1970 में से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो और मिलजुल कर रह सके। अब बेटा इस चीज़ के निपटारे के लिए जो बेल्जियम का जो संविधान था, संविधान हमने पढ़ा था बेटा एक वर्कशीट में, नियमों की किताब होती है जिसमें सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिससे देश चलेगा। वैसे ही जो बेल्जियम का संविधान था बेटा, उसमें संशोधन मतलब कुछ चेंजेस आए। और वो चेंजेस क्यों आए, ताकि जो क्या था बोला था मैंने, 20% वाले क्या हैं, अल्पमत के लोग हैं, उनको बहुमत के लोगों के बीच में बेगानेपन का एहसास ना हो और वो मिलजुल कर रह सकें। तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं कि वो कौन से कदम थे टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या। अब बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी यानी कि जो केंद्र सरकार होगी, वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले जो मंत्री होंगे उनकी संख्या बराबर बराबर होगी। मतलब अगर 10 मंत्री होंगे तो 5 फ्रेंच 5 डच बोलने वाले, और अगर 20 हैं तो 20 का आधा आधा हो गया, 10 और 10, तो बराबर नंबर में मंत्री रहेंगे दोनों भाषाओं को बोलने वाले। दूसरा सुझाव दिया गया बच्चों, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। अब क्या है, जो 2 इलाकों की जो सरकारें थी उनको दे दी, और हमने पढ़ा है सरकार में तो दोनों भाषा बोलने वाले लोग थे। ब्रुसेल्स में के लोग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब जहाँ पे भी सरकारें बनी बेटा, वहाँ पे जो दोनों समुदाय थे उन लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब ऐसा नहीं बोला गया कि भाई जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं तो उनको हम ज़्यादा देंगे, डच बोलने वाले कम हैं तो उनको कम देंगे, ऐसा नहीं बोला गया। प्रतिनिधित्व दोनों का समान रहेगा। चौथा कदम देखिए बच्चों, सामुदायिक सरकार का निर्माण। सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया बच्चा। इसके अंदर क्या किया गया, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियाँ हैं। अब बोला गया कि भाई हमने एक सामुदायिक सरकार का निर्माण करेंगे जिसमें लोग ही होंगे, जो समुदाय के लोग होंगे, जो नॉर्मल भाषा बोलने वाले लोग हैं वही लोग होंगे। अब अगर दोनों भाषाएं बोलने वाले लोग, दोनों समुदाय के लोग अगर सरकार के निर्माण में शामिल हुए तो वो क्या करेंगे, अपनी अपनी जो भाषा है उनको बढ़ावा देंगे। तो इस तरीके से उनका जो सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो डिवाइड हो गई बराबर बराबर। तो इस तरीके से जो टकराव है उनको रोकने के लिए जो बेल्जियम का संविधान है उसमें कुछ चेंजेस हुए। तो बच्चों हमने पढ़ लिया ये क्या था ये। चलिए कुछ प्रश्न है बच्चों, इन प्रश्नों के आंसर करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया बच्चों, बेल्जियम की जातीय बुनावट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। मतलब बेल्जियम में जिस तरह की जातीय बुनावट थी उसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों हमने पढ़ लिया था कि भाई जो बेल्जियम है वहाँ की जो जातीय बुनावट है वो बहुत जटिल थी। यहाँ की जो 59% आबादी थी बेटा वो फ्लेमिंग क्षेत्र में रहती थी और डच भाषा बोलती थी, और जो 40% आबादी थी वो वेलोनिया में रहती थी बच्चों और फ्रेंच भाषा बोलती थी। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच बोलती थी जबकि 20% डच भाषा। तो बच्चों ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करती हूँ आपने ये उतार लिया। चलिए आगे करते हैं। टकराव से बचने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो बेटा ये इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम।
पहला कदम ये है, दूसरा कदम ये है, तीसरा कदम ये है और चौथा कदम ये है। सो ये आपका उत्तर है दूसरे प्रश्न का। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। पूछ रहे हैं कि जो सत्ता में साझेदारी, सत्ता मतलब पावर में साझेदारी यानी कि जो इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, उस तरीके से जो हमारी डेमोक्रेसी है वो लोकतंत्र से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों हमें स्टार्टिंग में ही बताया था इन्होंने कि सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा है। क्यों? संसार में बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। बोल रखा है बेटा कि जो सत्ता है उसमें साझेदारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हमें लोकतंत्र चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा समाज है वो अलग अलग रंग, भाषा और जाति के लोगों में बटा हुआ है, और अगर इन दोनों को हम सामाजिक समूहों को हम समान अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोकतंत्र में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो बच्चों ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने उत्तर समर्थन में तर्क दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है, बेल्जियम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने सभी को एक ही देश के एक साथ रहने में सक्षम बनाया। उन्होंने देश में सत्ता के हिस्सेदारी की अनुमति दी। उनके पास अलग अलग समुदायों को समान प्रतिनिधित्व था ताकि हर समुदाय को अपनी बात कहने का मौका मिल सके। देश में तनाव को दूर करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये दिखाई दे रहा है फोर्थ क्वेश्चन। अगर आपको नहीं दिखाई दे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की सोशल साइंस की वर्कशीट बच्चों हमारी समाप्त होती है। चलिए दूसरी वर्कशीट करते हैं, देखते हैं कौन सी वर्कशीट है वो। तो बच्चों दूसरी वर्कशीट हमारी है इंग्लिश की। आज 2 ही वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 13 है बच्चों। वैसे ही आप अपना यहाँ नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों, पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था लेटर टू गॉड, उसी चैप्टर पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक लेटर है। चलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी रीड अबाउट अ हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो। हमने एक जो हार्ड वर्किंग फार्मर था, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है बच्चों मेहनती, जो फार्मर किसान था लेंचो, हमने उसके बारे में पढ़ा। एक चैप्टर था जो लेटर टू गॉड, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट का, उसमें पढ़ा था हु हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन लाइफ। उसको जो लाइफ है, जो जीवन है, उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उससे विश्वास था उसमें। ही बिलीव दैट गॉड हेल्प्स एवरीवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। होप यू लाइक रीडिंग द स्टोरी। अब बेटा आपको पता है कि लेंचो को भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था और इसी वजह से उसने एक लेटर भी लिखा था भगवान को और उसको पैसे भी मिले थे। अब माना कि पैसे भगवान ने ना भिजवा के पोस्ट ऑफिस के लोगों ने भिजवाए थे, बट विश्वास था तभी तो मिले। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। Farmer in India had to face a lot of challenges. Sometimes they face droughts and sometimes there are floods. कह रहे हैं जो फार्मर, जो किसान हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी वो ड्रॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? सूखा। और कभी कभी उनको बाढ़ यानी कि फ्लड का सामना भी करना पड़ता है। दिस ईयर टू देर हैव बीन फ्लड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस साल भी जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट था वहाँ पे फ्लड आई, बाढ़ आई। अ ह्यूज प्लेग ऑफ लोकस्ट थ्रेटेंड टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप इन द मंथ ऑफ जून। अब बेटा टिड्डियाँ, आपने अभी दिल्ली में भी सुना था ना कि बहुत सारी टिड्डियाँ आ रही हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। उससे जून के महीने में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, जो क्रॉप, जो फसल है वो ख़राब हो गई। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। आपको एक लेटर लिखना है अपने कज़न को जो कि रहता है जयपुर में, और आपको पूछना है उसकी वेलबींग यानी कि वो ठीक ठाक है, उसकी फैमिली ठीक ठाक है, उसके खेत कैसे हैं उसके बारे में। शो योर कंसर्न एंड कन्वे योर बेस्ट विशेज़। अपना कंसर्न दिखाना है और अपनी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो भी देनी है उसको। यू मे लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ लेंचो इन शॉर्ट टू कम्फर्ट योर कज़न। और अगर ऐसा हो सकता है कि टिड्डियों की वजह से उसकी फसल ख़राब हो गई हो या उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, तो आप उसको लेंचो की कहानी सुना के उसको कंफर्ट में ला सकते हैं, उसको अच्छा फील करवा सकते हैं। राइट अ लेटर यूजिंग योर ओन नेम एंड एड्रेस। यू मे यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट। अब बोल रखा है आपको अपना नाम यूज़ करना है बच्चों, अपना एड्रेस यूज़ करना है, और आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। तो आपको पता है बेसिक, सबसे पहले जब हम बच्चों लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे राइटर का एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डियर,
और सब कुछ चीज़ें, तो वही फॉर्मेट आपको बता रखा है। और लास्ट में बता रखा है बच्चों कि लास्ट में हम क्या लिखते हैं, योर्स लविंगली और आपका नाम। तो चलिए लेटर देखते हैं। यहाँ पे बच्चों आप अपने नाम लिखा है, यहाँ पे बताया था जैसे कि सबसे पहले एड्रेस है तो एड्रेस, फिर डेट एंड डियर कमलेश। डियर कमलेश लिखा हुआ है। होप दिस लेटर ऑफ माइंड फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। मैं आशा करती हूँ कि जब ये मेन लेटर आप तुम्हें मिला हो तो तुम अच्छी हेल्थ में होगी। आई वॉज वेरी मच शॉक्ड एंड कंसर्न टू हैव नोन अबाउट योर सडन इलनेस। मुझे बहुत तुम्हारी इलनेस के बारे में, तुम्हारी बीमारी के बारे में जान के बहुत बुरा फील हुआ। आई वॉज टोल्ड अबाउट ब्लड सेल काउंट हैज़ डिप्ड वेरी लो। मुझे पता चला कि जो तुम्हारा ब्लड सेल का काउंट था वो नीचे गिर गया है। थैंक गॉड यू आर टाइमली एडमिटेड एंड ट्रीटेड विद प्रोफेशनल डॉक्टर्स। थैंक गॉड यू आर बैक होम। और मुझे बहुत अच्छा जान के लग रहा है कि तुम घर पहुंच गए हो। काइंडली डोंट अलाउ एनी नेगेटिव थॉट्स और वरी टू अपसेट द पीस ऑफ योर माइंड। दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, इतने नेगेटिव मत हो। विद पीस इन योर माइंड यू विल रिकवर फास्टर। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। रेगुलरली प्रे टू गॉड अलमाइटी। मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ। रिमेंबर द चैप्टर वी रीड अबाउट लेंचो इन स्कूल। लेंचो के बारे में पढ़ा है तुमने। गॉड हेल्प करते हैं उनकी जो खुद की हेल्प करते हैं, एंड दोज हु पुट ट्रस्ट इन हिम। जो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं और जो खुद की मदद करते हैं, भगवान उनकी भी मदद करता है। नेक्स्ट संडे आई अलॉन्ग विद माई फैमिली आर कमिंग टू सी यू। अगले महीने नेक्स्ट संडे मैं अपनी फैमिली के साथ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। आई विश यू आर अ वेरी स्पीडी रिकवरी। मैं तुम्हें एक बहुत स्पीडी रिकवरी की आशा करता हूँ। रिगार्ड्स टू डियर अंकल एंड आंटी। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम। योर्स लविंगली सुनैना कुमारी। आपकी लविंगली सुनैना कुमारी। तो बच्चों आप यहाँ ना लिखना सुनैना कुमारी, अब यहाँ अपना एड्रेस से स्टार्ट करना और लास्ट में अपना नाम लिखना, ठीक है। कमलेश वह पर्सन है जिसको आपने लेटर लिखा है और आपका नाम सुनैना कुमारी है। तो बच्चों आज की इंग्लिश की वर्कशीट भी ख़त्म हो गई। हम कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।